चलिए, तो दोस्तों नमस्कार। जो स्टूडेंट लोग हैं, जो नए नए स्टूडेंट हैं, खासकर उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जो नए दोस्त आए हैं और जो पुराने दोस्त हैं वो तो उनको काफ़ी नॉलेज होगा ही, जीके और जीएस जो भी हो। मैं आप लोगों को अभी दो सब्जेक्ट लेकर चलूँगा। एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। जैसे हम अभी हिस्ट्री का वीडियो डाल रहे हैं, अगर हिस्ट्री का एक टॉपिक जैसे हम मुग़ल काल स्टार्ट करूँगा तो मुग़ल काल जैसे ही ख़त्म होगा तो हम उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। ये दो सब्जेक्ट मैं दोनों लेकर चलूँगा, ठीक है ना, पैरेलल में ही दोनों सब्जेक्ट लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देखना पसंद करते हैं, अगर पढ़ाई से संबंधित वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपसे मिस कहीं नहीं हो, आप पूरा का पूरा उस वीडियो को देखें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे जो पढ़ाई का जो टॉपिक है। सबसे पहले आप आते हैं मुग़ल कौन थे, ठीक है ना। देखिए, हम आपको हाईलाइट यहाँ पर कर रहे हैं कि मुग़ल कौन थे, ठीक है। मुग़ल कौन थे, देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मुग़ल कौन थे, ठीक है। तो मुग़ल कौन थे? मुग़ल दो लड़ाकू योद्धाओं का समूह था। मुग़ल दो लड़ाकू योद्धाओं का समूह था। और वो कौन से समूह थे? देखिए, ये मुग़ल थे और तुर्क थे। मुग़ल कहने का मतलब यहाँ पर मंगोल और तुर्क थे। मंगोल कहने का मतलब क्या, आपका चंगेज खां से होता है, ठीक है ना, चंगेज खां से। मुग़ल कहने का मतलब होता है आपका चंगेज खां से, ठीक है, चंगेज खां। और तुर्क, तुर्क कहने का मतलब क्या होता है? तुर्क मतलब होते हैं तैमूर वंश, जो उनके पिता थे। अब ठीक है, तैमूर क्या होता है, यानी कि जो उनके पिता थे तैमूर वंश के थे, यानी कि जो मुग़ल वंश के संस्थापक होते हैं बाद में, वो सब हम बताएंगे। पहले मुग़ल कौन थे, कैसे आए, इन सब का देखिए। तो मुग़ल दो लड़ाकू योद्धाओं का समूह था। कौन कौन सा वो समूह था आप जान लीजिए। तो मंगोल और तुर्क थे। मंगोल यानी कि जैसे चंगेज खां हो गए, कहाँ थे, मंगोलियन थे। तुर्क कौन से थे? तैमूर थे, ठीक है। मुग़ल का मतलब क्या होता है? तो मुग़ल का मतलब होता है बहादुर, ठीक है ना। मुग़ल का मतलब क्या होता है? बहादुर, योद्धा, ठीक है ना, वीर, इसको कहते हैं मुग़ल। अब देखिए, जब ये सब आपको नहीं दिखाई रहे हो तो हम उसको बैक करके हम आपको हटाते चलते हैं। साथ में आप नोट कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसको साथ साथ ही नोट करेंगे, या लास्ट में आप वीडियो को हम जब हटा देंगे तो आपको एक बार स्क्रीनशॉट, जितना पढ़ेंगे वो सबका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। अब आते हैं मुग़ल वंश के संस्थापक। पॉइंट में लिख रहा हूँ, मुग़ल वंश के संस्थापक मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर था। कभी कभी पूछ देता, देखिए मुग़ल वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो मोहम्मद जहरुद्दीन था, यानी कि शॉर्ट नाम आप बाबर से जानते हैं, तो उनका पूरा नाम क्या था? मुग़ल वंश के जो संस्थापक थे मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर था, ठीक है। उनका, अब देखो, जब उनका बारे में बात कर रहे हैं तो उनका जन्म कब हुआ ये भी हम जान लेते हैं, ठीक है। अब जन्म कब हुआ? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के फरगना में हुआ था। तो यहाँ से देख क्वेश्चन आता है कि ये डेट का जो एग्जैक्ट रहता है वो थोड़ा कहीं कहीं मिसमैच होता है, ठीक है, लेकिन ईयर मिसमैच नहीं है। 1483 याद रखिएगा। डेट में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कोई बुक अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जो ईयर है वह सेम रहते हैं, 1483। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को। अब 14 फरवरी को याद करने का क्या रहेगा? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, ठीक है, यानी कि जो बाबर था वह वैलेंटाइन डे के दिन जन्म लिया था, ठीक है ना। कहाँ पर? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जन्म हुआ था, अफगानिस्तान। अभी देखिए, अगर मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, यानी कि 2021 के अगस्त महीने में, आज है 22 यानी रक्षाबंधन के दिन मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, आज रात तक मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो
अभी अफगानिस्तान का काफ़ी देख रहे हैं कि टॉप न्यूज़ में देख रहे हो, काफ़ी माहौल वहाँ पर गड़बड़ है, तालिबान अफगानिस्तान ये, तो यानी कि वहाँ पर अफगानिस्तान में हुआ था। और अफगानिस्तान की हम बात करते हैं तो देखिए, जब हमारा भारत था, पहले वाला भारत था, तो अफगानिस्तान से बर्मा तक था, इसलिए भारत को भी बोला जाता है अखंड भारत बोला जाता है, ठीक है ना। भारत को अखंड भारत इसलिए बोला जाता था, पहले अफगानिस्तान था, भारत का हिस्सा हुआ करता था, बाद में देखिए पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना, म्यांमार टूटा, सब बहुत अलग अलग हैं, तो वो सब चीज़ इतना डीप अभी नहीं जाएगी, मुगल पर ही हम आते हैं। तो देखिए, ये तो आप समझ गए कि कहाँ पर हुआ था, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक फरगना में हुआ था, यानी प्रांत में हुआ था। कौन से जगह पर, तो आपसे क्वेश्चन आएगा, तो फरगना में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, काबुल के फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था, तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, कहीं कहीं शेख उमर मिर्जा भी रहता है लिखा हुआ, ठीक है ना, जो एक तैमूर वंश के थे। कौन से वंश के थे, क्वेश्चन आता है कि कौन से वंश के थे उनके पिता, तो तैमूर वंश के थे। और बाबर के माता का नाम क्या था, तो कुतलग, देखिए यहाँ पर कुतलग निगार खानम, ठीक है, कुतलग निगार खानम। ये कौन से वंश की थी, ये मंगोलियन थी, यानी कि मंगोल वंश की थी, यानी कि चंगेज खां के वंशज थी, ठीक है। यहाँ पर चंगेज खां की वंशज थी, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ चंगेज खां की वंशज थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखिए क्या था, फरगना का शासक बाबर के पिता थे। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैंने बोला कि फरगना में हुआ था, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल फरगना में हुआ था इनका जन्म। और वहाँ के जो शासक थे, इनके पिता थे शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा या शेख मिर्जा उमर मिर्जा, ये ठीक है। अब 1494 में क्या होता है कि 1494 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं कि लड़ाई तो बराबर उधर से छिड़ता रहता था, तो इसलिए उनकी मृत्यु होगी। लड़ाई हुआ अपना, इनके साले के साथ ही लड़ाई हुआ, ठीक है, क्योंकि साला जो इनका हुआ करता था कौन से वंश का था, चंगेज वंश का था, ठीक है ना, मंगोलियन था वो, तो इसलिए उनसे लड़ाई हुआ, उस लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई। अब 1494 में ही 1494 में मृत्यु हो गई जब पिता की लड़ाई हुई, तो उसके बाद 1494 में देखिए 1494 में बाबर शासक बन गया, ठीक है। यानी कि इतनी कम उम्र में आप सोच सकते हैं कि 1483 में इनका जन्म हुआ, वो भी 14 फरवरी, यानी कि स्टार्टिंग में 14, और 1494 में बाबर गद्दी पर बैठ गए। कितना कम उम्र का था, सोच सकते हो आपकी इतनी छोटी सी उम्र में अभी के बच्चे को ज्ञान नहीं होता है, उस टाइम वो शासक बन गया, वो भी एक छोटे से प्रांत का। और कहा भी ये जाता है कि वो 11 साल की उम्र में ही एक गुरिल्ला पद्धति बोलते हैं, गुरिल्ला पद्धति का मार के लूट के भाग जाना, ठीक है ना। उस छोटे से उम्र में ही लगभग 100, 150, 200 ऐसे युवाओं का फौज जमा कर रखा था, ठीक है ना। तो 1494 में क्या किया हुआ, 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया और असफल रहा। अब देखिए समरकंद कहाँ हुआ, देखिए ये देखिए, ये मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है, यहाँ पर भारत का नक्शा, ठीक है। इधर क्या है, ये भारत का नक्शा, यहाँ पर काबुल है, ठीक है, और ये था अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि अफगानिस्तान तो काबुल के अंदर, यहाँ पर वो था उसका शासक फरगना, और समरकंद इधर था, ठीक है। समरकंद ये इधर गया, ठीक है, ये इस साइड गया, और यहाँ पर क्या हुआ, उसे हार मिली, ठीक है ना। तो हार मिली तो क्या किया कि वहां से तो भाग आया, जब असफल हुआ तो क्या हुआ, भाग आया। फिर से दोबारा उसने क्या किया, 1497 में समरकंद पर हमला किया, ठीक है। 1497 पर पुनः उसने हमला किया, और इस बार क्या हुआ, वह जीत गया। क्या किया, वहां पर जीत गया, लेकिन जीतने के बाद वो ज्यादा दिन तक वहां पर राज नहीं कर पाया। 1497 में उसने समरकंद को जीता, लेकिन ज्यादा दिन राज नहीं किया, मात्र 100 दिन शासन किया, और फिर वहां से उसे खदेड़ दिया गया समरकंद पर। यानी कि जीता ही है, लेकिन ज्यादा दिन वो शासन नहीं कर पाया, मात्र 100 दिन में उसे खदेड़ कर वहां से भगा दिया गया। फिर से क्या किया, 1497 में तो देखा कि एक बार क्या हो गया, एक बार मुंह में इसको लग गया खून, तो क्या किया, दोबारा फिर से आक्रमण किया। यानी 1501 में यह पुनः समरकंद जीता और 8 महीने तक राज किया, ठीक है ना। और फिर वहां से उसे भागना पड़ेगा, यानी कि लगातार ये 1497 में जीता, 100 दिन राज किया, फिर वहां से उसको भागना पड़ा, लेकिन इसने छोड़ा नहीं, फिर से अपने सैनिक को मजबूत किया, और 1501 में
दोबारा क्या हुआ, इसने हमला किया समरकंद पर। समरकंद इसको इतना पसंद आ गया कि बार बार 1400, देखिए पहला हमला जब पिताजी की मृत्यु हुई तो गद्दी बैठ गया, उसके बाद 1494 में ही जीतने का प्रयास किया, ठीक है, वहां पर हमला किया, हार गया, 97 में गया और 97 में उसे जीता, लेकिन मात्र 100 दिन तक ही उस गद्दी पर रहता है और फिर से वहां पर से भागना पड़ेगा। उसके बाद 1501 में पुनः समरकंद को उसने हमला किया और जीता, लेकिन इस बार वह 8 महीने तक वहां पर राज किया, लेकिन फिर से वही हाल कि फिर से भागना पड़ा। यानी कि फिर से भी जैसे मैं आपका देखिए, ये भारत है, यहाँ पर काबुल है, यहाँ का वो शासक था फरगाना का, समरकंद इस तरफ था। बार बार इसने देखिए 1496 में हमला किया, 1494 में हमला किया, 97 में किया और 1501 में किया। 94 में सिर्फ इसे हार मिली, लेकिन 97 और 1501 में इसे जीत मिलने के बावजूद वहां पर वह स्थापित नहीं हो पाया। 3 बार लगातार हमला किया, लेकिन स्थापित अपने आप को नहीं कर पाया। तो देखा कि इधर क्या है, इस साइड इसको हमला करना थोड़ा सा क्या है, बहुत ही वहां पर आपस में जो वहां के राजा हुआ करते, यानी कि समरकंद एक ऐसा जगह था, यानी कि एक ऐसी प्रांत थी जहां पर हमला तो कर जीत लेता, लेकिन वहां पर ज्यादातर बाबर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। इसलिए उसने इधर न जाकर के अब क्या किया, अब काबुल की तरफ इसने चढ़ाव किया, ठीक है ना, और 1504 में काबुल और गजनी को जीत लिया। अब देखिए इसका यहाँ पर रुझान हो गया कि अब हम चलो इधर नहीं जीत रहे हैं, लगातार जीतते हैं और स्थापित नहीं करते। तो 1504 में क्या किया, इसने काबुल को जीत लिया यहाँ पर, और काबुल जीतने के बाद 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो उसका जवाब क्या होगा, 1507 में। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, इतना को पहले रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आधे घंटे का 45 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में और हमें भी समझाने में अच्छा इंटरेस्ट लगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। आप हमने बता दिया मुगल कौन थे, ठीक है, मुगल कौन थे, तो दो आपका मुगल कौन थे, तो मुगल 2 लड़ाकू योद्धाओं का एक समूह था। कौन कौन से थे, मंगोलियन और एक तैमूर वंश के, यानी कि तुर्क वंश थे। मुगल का मतलब बहादुर होता है, ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर, यानी कि पूरा इसका नाम क्या था, मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर था। बाबर के जन्म कब हुआ था, तो 1483, याद रखिए, डेट में थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन इधर उधर रहता है। अगर 1483 तो आपका वही रहेगा, ऑप्शन में अगर 14 फरवरी है तो एग्जैक्ट आप वही मारिएगा, ठीक है, लेकिन 1483 हो गए, तो 14 फरवरी 1483 अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की फरगना में हुआ था। काबुल राजधानी है, लेकिन फरगना एक छोटा सा प्रांत था, वहां पर बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, या शेख उमर मिर्जा भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबर के माता का नाम कुतलग निगार खानम था, याद रखिएगा, बाबर के माता का नाम क्या था, कुतलग निगार खानम। ये सारा पॉइंट आउट करवा रखा है मैंने। बाबर की माता का नाम क्या था, कुतलग निगार खानम। देखिए मैं एक बार और यहाँ पर लिख रहा हूं, आपको हाईलाइट कर रहा हूं। बाबर के माता का नाम था कुतलग निगार खानम, ठीक है। ये एक कौन से मंगोल वंश की थी, जिसके मंगोल वंश यानी कि एक तरह से चंगेज खान, ठीक है ना, तो मंगोलियन थी वो। अब देखिए बाबर का जो मृत्यु हो गया था वो 1494 में हो गया था, और बाबर का पिता जो था एक फरगना का क्या था, शासक था, ठीक है ना। तो शासक था तो स्वाभाविक है लड़ाई हो रही होगी। पहले यही होता था कि आपस में, आओ भाई हम तुमसे लड़ेंगे, हम फरियाद लेंगे, ऐसा जो अभी कहते हैं बच्चे लोग आपस में लड़ते हैं ना, वैसे कहते हैं कि चलो। तो 1494 में एक तरह से इनके मामा श्री यानी मामू जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि आपस में ही इनका लड़ाई हुआ, यानी कि इसके पिता के, बाबर के पिता के साले के साथ इनका लड़ाई हुआ, जिसमें इसके पिता मारे गए। तो 1494 में ही गद्दी पर बैठ गया कौन, बाबर, यानी कि 11 साल की उम्र में ही, तकरीबन 11 साल की उम्र में ही क्या हो गया, गद्दी मिल गई। और 1494 में ही इसने पहली बार किस पर हमला कर दिया, समरकंद को जीतने का प्रयास किया, ठीक है ना, समरकंद पर पहली बार हमला कर दिया, लेकिन वह जीत नहीं पाया। पहली बार हमला किया और वह जीत नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद 1497 में फिर से इसने हमला किया और इसने यहाँ पर कितने दिन, 100 दिन तक तकरीबन राज किया, लेकिन 100 दिन के बाद इससे फिर से वहां से क्या करना पड़ा, भागना पड़ गया, ठीक है।
अब क्या हो गया, फिर इसने जब ये परिस्थितियां भागने है तो 1501 में फिर से इसने प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बनाकर फिर से समरकंद पर हमला कर दिया। अब यहाँ पर वो जीता, लेकिन फिर से इसे 8 महीने तक यहाँ राज करना पड़ा। 8 महीने के बाद फिर इसे वहां से भागना पड़ गया। ठीक है, 1504 में जब लगातार ये प्रोसेस चल रहा था, देखिए जैसे ये भारत है, भारत में मैं बताया आपको कि इधर काबुल है, यहाँ पर फरगना था और यहाँ पर समरकंद था, इधर जा रहा है लगातार, हुआ क्या हो रहा है, यहाँ पर हार रहा था तो क्या कि इसने इधर की चढ़ाई कर दिया काबुल पर, और 1504 में काबुल और गजनी को क्या कर लिया, जीत लिया। और इसी खुशी में इसने 1507 में क्या कर लिया, 1507 में बादशाह की उपाधि धारण कर ली। यहाँ तक आपको बता दिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, जो दिक्कत होगा हम फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा देर में यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ, तो आप इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको वीडियो को या तो आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 1494 तक आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं 1494 के बाद देखिए 1497 यहाँ से आप कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या लिख सकते हैं, पॉइंट को मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अभी 1400 आपको मैं बता दिया, 1507 तक आपको बता दिया था कि 1507 को इसने बादशाह की, ये क्वेश्चन आता है कि बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो 1507 को किसने उपाधि धारण की थी, बाबर ने 1507 को बादशाह की उपाधि धारण की। अब बढ़ते हैं 1511 में, जैसे उपाधि हासिल करने के बाद इसको फिर मन से नहीं निकल रहा था समरकंद। ठीक है ना, तो 1511 में फिर से इसने समरकंद पर हमला किया और जीत भी लिया। और यहाँ पर वो जीतने के बाद तकरीबन साल भर शासन किया और 1512 में फिर से वहां उसे भागना पड़ा। यह लगातार इसका चलता रहा। तो अब इसने क्या किया कि अब ये ऐसे में हम अस्थायी नहीं हो पाएंगे, तो इसने 1519 में चूंकि काबुल को तो जीत चुका था, गजनी को जीत चुका था, तो अब उस सीमा से हमारा भारत का सीमा घुस रहा है, जो अभी वर्तमान में, उस टाइम तो वही था, सब एक ही था, अखंड भारत था। तो 1519 में सीमा क्षेत्र क्वेश्चन आता है, देखिए बांजौर और भेरा को जीता। ठीक है ना, बांजौर और भेरा जीता, ये कहां पर, ये राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पर जीत के बाद वापस लौट गया। ठीक है ना, यहां से जीता और वो वापस लौट गया, वो रुका नहीं, लेकिन फिर से उसने क्या किया, 1519 में आया और पाकिस्तान यानी कि अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वो 1519 में पेशावर को जीता। तो देखिए लगातार 1519 में क्या किया उसने, राजस्थान में जो पड़ता है भेरा क्षेत्र, राजस्थान में भेरा और बांजौर को जीता, और 1519 में ही पेशावर को भी जीत लिया। अब देखिए लगातार वो जब इस क्रम में युद्ध जीत रहा तो देखा कि इधर लगातार हम युद्ध जीत रहे हैं, तो 1520 में फिर से उसने बांजौर भेरा से पाकिस्तान के सियालकोट तक जीत लिया। कब, 1520 में बांजौर होते हुए भेरा, पाकिस्तान, सियालकोट, ये सब जीत लिया। तो देखिए इसका महत्वाकांक्षा कितना बढ़ गया। अब देखिए 1524 में लाहौर सहित पूरे पाकिस्तान पर अधिकार कर चुका था हुआ, यानी कि 1524 तक क्या था हुआ, एक तरह से पूरा का पूरा ही उसने पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया था। ये 1524 तो कितने अधिकार उसने के लिए, 19 में देखिए, 19 में 2 लड़ाई किया। ठीक है ना, फिर 20 में, 24 में, ठीक है ना, ये 4, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि भारत पर उसने कितनी बार आक्रमण किया, तो 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण कब किया गया था, तो 1519 में। कहां किया था, तो बांजौर और भेरा, ये 2 जगह। उसके बाद कहां पर किया, वो 1519 में ही पेशावर पर किया। उसके बाद 1520 में बांजौर, भेरा सहित पाकिस्तान के अधिकतर सीमा पर उसने अपना अधिकार दिया। लेकिन 1524 आते आते लाहौर सहित पाकिस्तान के अधिकतर भाग पर उसने अधिकार कर लिया था। और देखिए क्या था यहाँ पर होता है, अब थोड़ा सा, चूंकि इतना युद्ध जीत लिया इसने कि नाम बहुत इसका फैल गया। ठीक है ना, नाम जब फैल गया इसका, तो पंजाब के जो शासक थे उस टाइम, दौलत खां, इब्राहिम लोदी के चाचा थे। ठीक है ना, दौलत खां, इब्राहिम लोदी के चाचा, राणा सांगा का सहयोग मिला। ये देखिए ऐसे नहीं कोई जीतता, आप कहते हैं कि घर में कोई हमला कर दे तो ऐसे ही कोई जीत नहीं जाता, जब तक उसके साथ कोई अपना आदमी ना हो युद्ध नहीं जीतता। उसी तरह पंजाब के जो शासक थे, दौलत खां, इब्राहिम लोदी का चाचा, राणा सांगा का सहयोग इन्हें मिल रहा था। किसे, बाबर को। क्यों मिल रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो बाबर था ना,
गुरिल्ला पद्धति जो शुरुआत में आपको बताई, यानी कि मारता था, लूटपाट करके यहाँ से चला, सामान लूट करके चला जाता था। इस कारण से इन लोगों का सहयोग मिल रहा था। अपने अधिकार को बढ़ाने के लिए ये लोग बाबर को सहायता कर रहे थे और इन्होंने एक चिट्ठी भी लिखा कि आप आइए और दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, ठीक है ना। यानी कि अब देखिए कहां पर इन लोगों की रणनीति के तहत दिल्ली पर आक्रमण किया। अब देखिए दिल्ली पर जब आक्रमण किया तो वही कहलाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, कहां पर जो युद्ध होता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते, और इंटरेस्टिंग है, ज्यादा नहीं। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात पर आ गया। देखिए दिल्ली पर जब आक्रमण बाबर करने के लिए आया तो उस टाइम कौन था राजा वहां का राजा था इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। यानी कि आपसे क्वेश्चन कब, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन था, तो इब्राहिम लोदी होता है, ठीक है, क्योंकि इसी के बाद तो खत्म हो जाता है दिल्ली सल्तनत। अब मैं मुगल इसलिए आपको पहले पढ़ा दिया कि मुगल से भी क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो जरूर ही हैं, कोई भी एग्जाम होता है तो जरूर आते हैं। तो ज़्यादा मैं कवर कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं कवर कर रहा हूँ। अगर और होगा तो बाद में हम आपको जितनी कहानियाँ है ना, पूरा आपको ग्रंथ तो बताने से एक लाइन नहीं, अगर आप बेसिक पढ़े हो 5 से, अगर 6 से आप लगातार हिस्ट्री पढ़े तो कुछ नॉलेज होगा, उससे भी एक, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या किया जाएगा, जो बच जाएंगे टॉपिक उसको हम रिकॉल ऑब्जेक्टिव में लगातार कराते रहेंगे। तो अब आते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखिएगा डेट 26, यानी कि क्या 21 अप्रैल 1526 को पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, ठीक है। इब्राहिम लोदी कौन था, दिल्ली सल्तनत का एक, मान लीजिए अंतिम राजा हुआ। क्यों, क्योंकि इसके बाद मुगल का यहाँ पर स्थापना, मुगल साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना हो जाती है, ठीक है। चलिए तो क्या है, देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में कहा जाता है कि इसके पास लाखों की सेना थी और पहले यही का जिसके पास ज़्यादा सेना हुआ करता था वही राजा कहलाता था, और बाबर के पास मात्र 10 से 12 हज़ार ही सेनाएं हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन फिर भी कहा जाता है सुबह 8 बजे युद्ध स्टार्ट हुआ और 2 बजे तक खत्म हो गया और बाबर विजयी हो गए। सोचिए किस तरह का वह हमला करता था बाबर कि दोपहर में 5-6 घंटे में लाखों सैनिक का कत्लेआम हो गया। इस युद्ध में देखिए बाबर और इब्राहिम का जो युद्ध हुआ था इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, लेकिन इसके साथ ही साथ जो इब्राहिम लोदी का दोस्त था, कौन दोस्त था, ग्वालियर का राजा बिक्रमजीत सिंह ने साथ दिया था और वो भी इस युद्ध में मारे गए थे, ठीक है ना। यानी कि इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 में। कौन जीता, तो बाबर जीता, ठीक है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को साथ दिया था ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत सिंह और वो भी इस युद्ध में मारे गए थे, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया, तो बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग इसी युद्ध में किया था। ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि कौन से युद्ध में किया, तो आप याद रखिएगा पहली बार तोप का प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इसमें देखिए तुलगमा नीति सबसे पहले इसी पानीपत के युद्ध में प्रयोग किया गया था, ठीक है। पानीपत के युद्ध में तुलगमा नीति क्या होती है, देखिए एक उज्बेक पद्धति था, ठीक है ना, जिसको उज्बेकों ने लिखा था। उज्बेक कहाँ है, अब देखिए ये उज्बेक पूरा डिटेल अगर जाइएगा, सिर्फ इतना रखिए, ये अफगानिस्तान की एक क्या बोलते हैं उसको, अफगानिस्तान का एक कबाली लोग था, क्या बोलते हैं उसको, जंगली लोग था, आदिवासी लोग था, वो उन लोगों का एक पद्धति थी, ठीक है ना। और इसको चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो तोप को सजा के रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उस्मानी विधि कहा जाता है। तोप को सजाने की विधि को उस्मानी विधि कहा जाता है। तोप को भी अच्छे ढंग से रखा जाता है सजा के, ताकि कोई इसमें दिक्कत ना हो, उसे क्या कहा जाता था, उस्मानी विधि कहा जाता था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, आधे घंटे 35 से 40 मिनट जो भी हो। अब देखिए तोप का संचालन कौन करता था, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तोप का संचालन उस्ताद अली कुली करता था। कौन करता था, उस्ताद अली कुली करता था, ठीक है। बंदूकधारियों का संचालन उस्ताद मुस्तफा करता था, यानी कि तोप का संचालन अली कुली और बंदूकधारियों का संचालन कौन करता था, उस्ताद मुस्तफा किया करता था, ठीक है। अब देखिए बाबर ने 1526 में खुद को बादशाह घोषित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि
बाबर ने 1526 में खुद को दोबारा बादशाह घोषित किया था। पहले देखिए, पहला जो बादशाह था कब था? 1507 को। अब दोबारा यहाँ पर 1526 में किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। यानी अब क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो आप बताइएगा 1526 की। और इसी युद्ध के बाद इसने कलंदर की उपाधि धारण की। ये भी क्वेश्चन है, कलंदर की उपाधि कौन सी युद्ध के उपरांत धारण की? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसने कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर का मतलब क्या होता है? जब यह युद्ध जीता था इब्राहिम लोदी से, तो बहुत सारा चीज दान दून किया था, इसलिए लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दी थी। ठीक है ना, लोगों ने इसे दान दिया था, बहुतों का दान दिया था, इसलिए इसे कलंदर की उपाधि दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध। चलिए, खानवा का युद्ध देखिए किसके बीच में हुआ था, वही। अब देखिए खानवा का युद्ध हुआ क्यों आखिर? अब देखिए खानवा का युद्ध यहाँ पर लड़ा गया, मैं बता रहा हूँ, राणा सांगा के बीच में। और इससे पहले बताया कि जब 24 के समय का आसपास था, 24-25 का, तब इसको निमंत्रण देने में ये एक शामिल थे कि आप आइए दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, सब इंतजार कर रहे हैं। अब बाबर ने यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण कर लिया, जीत लिया, अब युद्ध होगा और चला जाएगा। तो यहाँ से बाबर जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में तो गर्मी पड़ती है और यहाँ पर आया, युद्ध जीत लिया। अब कुछ दिन रुका, मौसम यहाँ का उसको अच्छा लगा, यहाँ पर रहने लगा वो। ठीक है ना, यहाँ पर मौसम, अब वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो दिक्कत यहीं पर अब पैदा हो गई। हमने तो हमला करने के लिए दिल्ली पर बोला, लूट कूट कर चला जाता, लेकिन इसको मौसम पसंद आ गया भारत का। क्योंकि भारत के ऐसे भी है, एक बार जो भारत में आ जाते हैं वह जाने का नाम नहीं लेते। ठीक है ना, जैसे अंग्रेज भी तो लगभग 200 साल आसपास शासन किए थे, वो भी जाने का नाम नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो बाबर था, इसको मौसम पसंद आ गया। यहाँ पर अलग अलग मौसम मिलते हैं। अफगानिस्तान में कहाँ गर्मी, हमेशा झल्लाती गर्मी रहती थी, यहाँ पर हर मौसम मिलते हैं, इसलिए इसको यहाँ का मौसम भागे और यह जाने का नाम नहीं ले। इससे गुस्सा होकर के राणा सांगा राजपूत के एक बड़े नेता थे। ठीक है ना, राजपूत समुदाय के वह बड़े नेता थे। उसका युद्ध हुआ बाबर के साथ। उसी युद्ध को बोला जाता है खानवा का युद्ध, क्योंकि यह युद्ध खानवा में लड़ा गया था। और यह युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। देखिए 1526 में पानीपत का युद्ध और 27 में खानवा का युद्ध। यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, अब इसमें लड़ा क्यों, कोई नारा क्यों लड़ा गया, किसी को पता नहीं था कि युद्ध क्यों लड़ रहे हैं हम। तो बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध, धर्म का नारा दिया, धर्म युद्ध। ठीक है, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध होता है, तो धर्म का वह नारा देकर के यहाँ से लड़ना स्टार्ट किया वो। ठीक है, अब देखिए युद्ध के पश्चात ये जब युद्ध जीत गया तो उसके बाद यहाँ पर इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। ठीक है ना, गाजी की उपाधि धारण के लिए, गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। अभी क्वेश्चन भी आता है कि गाजी की उपाधि धारण कौन से युद्ध के उपरांत की थी? तो खानवा युद्ध के उपरांत इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। और गाजी का मतलब है काफिरों को मारने वाला। काफिरों को यानी कहने का, देखिए जो चूंकि बाबर मुस्लिम था और वो हिंदू, धर्म युद्ध का यहाँ पर नारा दे दिया, जिहाद का नारा दिया। क्या करता है, सब जितना भी सैनिक था ना, सैनिक का सर काट काट के क्या कर दिया इसने? टीला बनाना स्टार्ट कर दिया, और बहुत बड़ा टीला स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, इतना बड़ा टीला बना दिया कि ताकि एक मीनार से भी ऊपर दिख रहा था। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता था काफिरों को मारने वाला। ठीक है, अब देखिए जब ये हो गया उसके बाद क्या था, उस टाइम सांगा घायल हो जाता है, मरता नहीं इस युद्ध में। ठीक है, राणा सांगा घायल हो जाते हैं, तो उसको सैनिक जो होते हैं उसको लेकर चले जाते हैं। लेकिन अगले साल ही क्या होता है, उनको जहर देने से कहा जाता है कि बाबर ने ही जहर दिलवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये राजपूत नेता, राजपूत के राजा थे, इसलिए हम राजपूत का जब काल पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से हम राणा सांगा के बारे में जानकारी। अभी हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बाबर से ही संबंधित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा युद्ध आ गया? चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में, 29 जून 1528। देखिए पहला युद्ध था 26, दूसरा था 27 और तीसरा हो गया
28। यह युद्ध किसके बीच में? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया। मेदिनी राय के बीच में क्यों लड़ा गया? क्योंकि देखिए कहा जाता है मेदिनी राय राणा सांगा के गुरु हुआ करते थे, ठीक है। तो वो देख करके कि उसने धीरे धीरे क्या किया, अब राजपूत के साथ जब युद्ध हुआ तो पूरा राजस्थान, राजपूत समुदाय कहाँ था? राजस्थान से दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे थे। राजस्थान महाराष्ट्र इस समय राजपूत की संख्या ज़्यादा थी। तो इसने सोचा भी अगर हमको भारत पर अब राज करना है तो सारे राजपूत राजाओं को परास्त करना पड़ा, इसलिए मेदिनी राय के साथ इसने युद्ध किया। और इस युद्ध में भी उसने वही जिहाद का ही नारा दिया, धर्म युद्ध का, ठीक है। और यह युद्ध चंदेरी का युद्ध से, क्योंकि चंदेरी देखिए चंदेरी कहाँ पर है? मालवा और बुंदेलखंड के बीच में था। चंदेरी एक जगह है, इसलिए इसे चंदेरी का युद्ध बोला गया, ठीक है ना। इसकी देखिए कहा जाता है इस युद्ध में भी मेदिनी राय हारा, और इसमें भी इसने क्या कहा कि काफिरों को मारने वाला, इसमें भी सबका सर कलम करके एक टीला बना दिया, ठीक है ना। बहुत सारा बड़ा बड़ा टीला बना दिया था इसने। ये कहा जाता है इसकी 2 पुत्रियां थी, मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी, और 2 पुत्री था वह अपने बेटों में यह भेंट स्वरूप दे दिया, हुमायूं और कामरान को। इसने भेंट स्वरूप उसकी मेदिनी राय की 2 बेटियां को दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए यहाँ रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 में अफगान शासक और महमूद लोधी और बाबर के बीच में। ये 29 में, लेकिन यहाँ से क्या किया, यह युद्ध से भाग गया और चला गया कहाँ पर? भाग गया पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो ये पश्चिम बंगाल भाग कर चला गया। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ तक हम करेंगे। तो याद करने का देखिए कि ट्रिक याद रखिएगा, कैसे 4 युद्ध जो उसने लड़े, आते आते 4 युद्ध लड़े। ऐसे 30 में इसकी मृत्यु भी रहती है, यहाँ पर लिखे हैं बाबर की मृत्यु 1530 में, कहीं कहीं 26 दिसंबर रहता है, इसलिए 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है ना। बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल ले गए। तो क्वेश्चन भी आता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया था, मृत्यु कब हुई? 30 में हुई। कहाँ पर दफनाया गया? पूछे भारत में इसके शव को कहाँ दफनाया गया, तो आप आराम से जवाब दें आगरा के आराम बाग। लेकिन बोला जाए सिर्फ यही पूछा है कहाँ पर दफनाया गया है, तो आप बोलिएगा काबुल, ठीक है। बाद में से काबुल ले गया था। इसने बहुत सारा तुजके बाबरी यानी कि बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। रिसाले उसस, इसको खते बाबरी नामक 2 पुस्तक इसने खुद लिखे, पढ़ा लिखा था इसने खुद से बुक लिखी थी, ठीक है ना। मुगैया नामक पदशैली का इसे ज्ञाता भी माना जाता है, और बाबर ने ही एक तरह से शुरुआत की थी, ठीक है। मुगैया नामक तो इसने बाबर ने ही शुरुआत की थी। तो ज़्यादा नहीं, इतना ही तक आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा एक ट्रिक याद करने के लिए इसके बारे में कहा जाता है। ऐसे तो आप याद हो गया कि लगातार 4 युद्ध इसने लड़े। कौन कौन से लड़े? 26 का युद्ध, यही इसी से क्वेश्चन बनते हैं। 26 का युद्ध, 27 का युद्ध, 28, 29 का युद्ध, और 30 में खुद मर गया। इसका ट्रिक होता है 26, देखिए क्या, तो पहले किसने लड़ा? पानीपत का युद्ध। देखिए तो कैसे याद करते? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, ठीक है ना। कैसे याद गया? पानी पिया यानी कि पानीपत का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 26 में लड़ा। पानी पिया हो गया, चांद देखा, ठीक है ना, सॉरी, पानी पिया, खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद चांद देखा यानी कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच में लड़ा था? मेदिनी राय के। चांद देखा, घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध हो गया। घर गया और मर गया यानी कि 30 में जाकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर सब दफनाया गया था? तो दफनाया गया आपको आगरा के आराम बाग में, लेकिन वहां से फिर से सबको निकाल कर कहाँ? इसको काबुल ले गए, कि उसने बोला कि हमारा जन्म स्थल पर हमारे सबको दफनाया जाए। इसने 2 पुस्तकें लिखी हैं, तो जके बाबरी जिसको बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसे बदफारसी में भी किया गया, ठीक है। उसके बाद एक रिसाले उसस यानी खते बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मुबैयान नामक पदशैली का भी बाबर ने शुरुआत किया था। अभी फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को देखें हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं पूरा। हम आपको अपने हाथ से खुद ये नोट बना करके दे रहे हैं ताकि आपको आसान हो जाए।
ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ आप